तो सोर्सेज ऑफ Okay, so some sources of funding and are national या you can say कि international sources भी हो सकती हैं, international agencies भी हो सकती हैं. तो इसको इन categorize कर दिया गया है in the term of internal sources and external sources. कि funding sources को उन्होंने categorize करके ये बता दिया है, कुछ internal sources होते हैं, कुछ external sources होते हैं. जैसे some of you mentioned that कि इफ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार तो आप मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं. जैसे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो फंड्स इकट्ठे कर रहे होते हैं. आप ये कह सकते हो इंटरनेशनल डोनर्स भी ढूंढते हैं, नेशनल डोनर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके उनसे फंडिंग ले सकते हैं. तो देर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं. उन सोर्सेज को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है इनटू इंटरनल सोर्सेज लाइक मेंबरशिप फीस. आगे इंटरनल सोर्सेज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन से हैं. और एक्सटर्नल सोर्सेज और एनजीओ को डिपेंड कर रही होती है. समटाइम्स उनको बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ डोनेशन चाहिए होती हैं और समटाइम्स एनजीओ को स्मॉल नंबर ऑफ डोनेशन चाहिए होती हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग, तो वो कौन सी है? मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल डोनेशंस एंड रेंट. आप में से एक स्टूडेंट ने बताया कि इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंडिविजुअल डोनेशंस. तो इंडिविजुअल डोनेशंस किस सोर्स में आ जाता है? इट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जहां पे कहते हैं कि मेंबरशिप आप करें, आप मेंबर बने उसका. तो मेंबरशिप फीस होती है, जाहिर सी बात है कुछ एनुअल फीस होती है कि एनुअल फीस के बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं. तो वो जो मेंबरशिप फीस होती है, इट ऑल्सो it is like it is contributing like a funding source. सब्सक्रिप्शन होती है. सब्सक्रिप्शन किसकी फॉर्म में कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बुलेटिन्स होते हैं, कुछ उनके मैगजीन्स होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं. यू कैन से कि उनके रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं. तो वो उनके उसको अवेल करने के लिए उन्होंने क्या रखी होती हैं? फीस रखी होती है, सब्सक्रिप्शन फीस होती है. तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है कि तब कि एक ही सूरत में आपको वो पब्लिकेशन मिल सकती है या वो मैगजीन मिल सकता है या वो रिपोर्ट्स मिल सकती हैं अगर आप फीस पे करोगे. तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो कैसे एक्ट करती हैं? इट एक्ट्स एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग. या सेल ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं कि कुछ के एनजीओ बहुत सारे एरियाज में काम कर रही होती है ना. तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में काम कर रही है और वहां पे लोग किस काम में माहिर है? हैंडीक्राफ्ट्स में. कोई फूड आइटम बना लेते हैं, कोई कैंडल्स बना लेते हैं, कोई आप ये कह सकते हो कि वो चादरें बना लेते हैं, कोई कढ़ाई का काम कर लेते हैं, कोई हैंडमेड चीजें बना लेते हैं. ठीक है. तो वो प्रोडक्ट्स उस एनजीओ को देते हैं और वो एनजीओ क्या करती है? वो एनजीओ उन प्रोडक्ट्स को फिर सेल करती हैं. इंडिविजुअल डोनेशंस की आपने बात की कि इंडिविजुअली लोग क्या करते हैं कि मेंबर्स, ठीक है, एक तो मेंबर्स जो होते हैं वो फंड देते हैं इंडिविजुअल डोनेशन के तौर पे. ये जो आपने सॉरी बताई थी इंडिविजुअल डोनेशन, अगर वो डोनेशन मेंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, उसी एनजीओ के अगर मेंबर्स दे रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग में आएगा. अगर पब्लिक दे रही है तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग में आएगा. ठीक है. तो इंडिविजुअल मेंबर्स भी देते हैं, फंड्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंडिविजुअल डोनेशंस. और लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की पब्लिक है तो वो फिर एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगी. रेंट है. रेंट की सूरत में कि अगर उस एनजीओ के पास कोई प्रॉपर्टी है, लाइक कोई ऑफिस है, तो वो ऑफिस किसी को रेंट भी दे देंगे. ठीक है. कोई ऑफिस है या दूसरे कोई उनके पास चीजें हैं तो वो चीजें फॉर एग्जांपल रेंट भी दे देंगी. तो उस बेसिस पे क्या करेंगी? वो ऑर्गेनाइजेशन भी फंडिंग ले सकती है, उनसे उनको पैसा मिल सकता है, रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंडिंग. अब एक्सटर्नल सोर्सेस कौन से हैं? गवर्नमेंट्स, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट क्या करती हैं, गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कोई स्कीम आई हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई है, उन्होंने वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए उनको कोई एनजीओ चाहिए. तो वो एनजीओ उनको उनके साथ एग्रीमेंट करके वो ग्रांट ले लेंगी और वो एक्टिविटी कर लेंगी. ठीक है. तो वो क्या है? गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट्स की. तो उनसे वो फंडिंग ले सकती हैं. डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, वो इनको एनजीओ को फंड दे सकती हैं. कॉर्पोरेशंस हैं. कॉर्पोरेशन क्या है हमारे पास?
एक लीगल एंटिटी है, एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद होता है प्रॉफिट गेन करना। कॉर्पोरेशन क्या एक लीगल एंटिटी है, लीगल एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा होता है या एक यू कैन से खास ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद होता है कि उसने प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन भी क्या कर सकती हैं, या बिजनेस हाउसेस भी क्या करते हैं, एनजीओस को फंड दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द पब्लिक डोनेशंस के, पब्लिक डोनेशंस जो पब्लिक देती है, ठीक है, किस मकसद के लिए, चैरिटी के कॉज के लिए, कि हम चैरिटी के पर्पस के लिए, हम लोगों की मदद के लिए आपको पैसे देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो चैरिटी के तौर पे भी क्या है कि वो पब्लिक डोनेशंस दे सकते हैं, या एज सम ऑफ यू मेंशन्ड कि वो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं शुरू से एग्जांपल देती आ रही हूँ कि वो कोई मीना बाजार लगा लेंगे, या कोई आप कह सकते हो कोई इवेंट रख लेंगे, कोई सेमिनार रख लेंगे, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, और उस कंपटीशन के अंदर लोगों को कह देंगे कि वो उस वक्त तक उस कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जब तक वो उसकी कंपटीशन की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, ठीक है। तो दैट शोज दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग, कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो किधर से जनरेट हो रहा है, वो बाहर से जनरेट हो रहा है। आउटसाइडर्स आर इन्वॉल्व इन गिविंग द फंड्स टू द NGO, राइट। सो ये थे हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। अब अगर हम फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है, तो वो किस तरह से बनाएगी, व्हाट विल बी द प्रोसेस। उसने फाइनेंशियल पॉलिसी अपनी बनानी है, तो उस फाइनेंशियल अपनी पॉलिसी के अंदर उसने कौन कौन सी चीजें डालनी है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और कैसे वो पॉलिसी को डेवलप करेगा। तो डेवलपिंग अ फाइनेंशियल पॉलिसी में बहुत सारी आपको एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत टाइम लगता है, और बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वक्त लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। अब वक्त कितना लगेगा वो डिपेंड कर रहा होता है, कि हो सकता है वो फाइनेंशियल पॉलिसी वो एनजीओ पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो एनजीओ मल्टीपल एरियाज को कवर कर रही है, मल्टी सेक्टोरल है अप्रोच है उसकी, या सिंगल सेक्टोरल अप्रोच है। तो वो डिपेंड कर रहा होगा उस एनजीओ के ऊपर, कि वो कुछ एनजीओ फाइनेंशियल पॉलिसी अपनी बहुत जल्दी बना लेती हैं, कुछ बहुत टाइम लेती हैं अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाने में। जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है उस पॉलिसी का, ठीक है, यू कैन से जो रफ ड्राफ्ट होता है, एक उन्होंने पॉलिसी बना ली लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है, अब जो ड्राफ्ट वो बना है वो पॉलिसी, उसको बार बार रिव्यू किया जाता है, उसको रीअसेस किया जाता है, क्या करने के लिए, क्यों उसको बार चेक किया गया। जब एक दफा पॉलिसी बना ली, तो उस पॉलिसी को बनाने के बाद देखा जाता है किस लिए, टू चेक दैट वेदर दैट पॉलिसी इज गोइंग टू कवर द एनजीओज मिशन, क्या वो हमें हेल्प आउट करेगी कि हम एनजीओ के मिशन को अचीव कर सकते हैं, क्या वो पॉलिसी हमें वो जो पॉलिसी है वो उस एनजीओ के विजन स्टेटमेंट के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। और ये जो पॉलिसी बनती है, ये बहुत सारे सेशंस होते हैं, सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ठीक है। बहुत सारे सेशंस होते हैं उस एनजीओ के अंदर, जहां पे उस एनजीओ के बोर्ड मेंबर्स, सीनियर टीम मेंबर्स क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो बैठते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो पॉलिसी हम बना रही हैं, ये पॉलिसी कैसे बनाई जाए, कब बनाई जाए, किन किन चीजों को उसके अंदर कवर किया जाए। और डिस्कशंस इसलिए होती हैं, मकसद क्या है, ताकि जो उनका विजन है उस एनजीओ का, और जो उसका मिशन है, वो उसके मुताबिक वो पॉलिसी बने। तो देयर आर स्टेजेस, कुछ स्टेजेस बता दी गई हैं, कुछ स्टेप्स बता दिए गए हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए किसी भी एनजीओ के लिए। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, असेसिंग द नीड, ठीक है। सबसे पहले आपने नीड अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि आपका मकसद क्या है, एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स while मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज, कि अगर आप जब फाइनेंशियल पॉलिसीज बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी जरूरत देखनी है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, तब जाके आपने फिर अपनी पॉलिसीज को बनाना शुरू करना है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बेस ऑफ पॉलिसी क्या है, कि पॉलिसी की बुनियाद मजबूत तब कब होगी, जब आपको पता होगा कि आपका मकसद क्या है। नीड को असेस करने के बाद आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
कि आपने ये देखना है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसको कौन सा रोल देना है। अब जब उसको अगर रोल दे दिया है हमने, तो उसके उस रोल के साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां जुड़ गई हैं। और इसलिए क्या जरूरी है कि वी हैव टू हायर एक्सपर्ट्स, ठीक है। उन लोगों को रखना है, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज देनी है जो कि किस उस खास काम में एक्सपर्ट हों, उनकी एक्सपर्टीज हो, उनकी एक्सपीरियंस हो, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी बने वो फाइनेंशियल पॉलिसी हमारी प्रॉपरली हमें फिर फायदा दे सके। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। अब किसको कितना रोल देना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, क्या वो फाइनेंशियल पॉलिसी को देखने वाले के लिए हमें फॉर एग्जांपल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 25 लोग चाहिए। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है। इसके लिए जरूरी होता है कि यू विल आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, के इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं या इवन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन से हैं, और उन ग्रुप्स को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। आपने क्या करना है, यू हैव टू कैटेगराइज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल टास्क एंड एक्टिविटीज, ठीक है। और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि टास्क क्या होंगे। जब आप रोल आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या काम होगा, एक्शंस कौन से लेने हैं, टास्क कौन से लेने, व्हेन यू विल आइडेंटिफाई द टास्क, तो फिर आप टास्क क्या करोगे, फिर आप उन टास्क को वो जो कॉम्पिटेंट लोग होंगे उनके साथ जोड़ दोगे। वो टास्क उन कॉम्पिटेंट लोगों को दे दोगे कि ये इनकी जिम्मेदारी है, ये काम ये ऐसे करेंगे। तो वो जो लोग होंगे जिनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, दे विल बी नाउ आंसरेबल फॉर वट एवर दे आर डूइंग, फॉर देयर एक्शंस, फॉर देयर एक्टिविटीज जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाज टू असेस द नीड, सेकंड वाज to identify the key roles and responsibilities. Now third one is about gathering information. अब आपने फाइनेंशियल पॉलिसी पहले ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए, नीड आइडेंटिफाई किए, सेकंड में आपने की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई की, फिर थर्ड में आप क्या कर रहे हैं, यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कौन से एसेट्स आपके पास मौजूद हैं, या दूसरे अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, ठीक है। आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है, एनालाइज करना है, और उस डेटा को फिर यूज करना है अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए। इंफॉर्मेशन गेन कर ली, आपने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू हैव टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी। अब जाके आपने पॉलिसी को ड्राफ्ट करना शुरू करना है। पहले आप सिर्फ मेन यू कैन से कि मेन एक्टिविटीज कर रहे थे कि आपने नीड को आइडेंटिफाई किया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया। अब ये सारी चीजें जब हो गई तो देन यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट योर पॉलिसी। अब आप अपनी पॉलिसी बनाना शुरू करेंगे। पॉलिसी बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है कि यू हैव टू चूज द वर्ड्स, ठीक है। ऐसे अल्फाज, ज़बान और ऐसा स्टाइल आपने यूज करना है जो कि सिंपल होगा। जो वर्ड्स आप यूज करने जा रहे हैं, जो टोन आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी पॉलिसी के अंदर, जो स्टाइल आप यूज करने जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी के अंदर, वो टोन, वो लैंग्वेज, वो स्टाइल सबको समझ में आए। क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसी वो स्टेक होल्डर्स चेक करते हैं, वो देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वो हर एक के समझ में आने वाली हो जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से कि उस एनजीओ के साथ लिंक है। देन आफ्टर ड्राफ्टिंग पॉलिसी, अब आपने पॉलिसी बना ली। पॉलिसी बनाने के बाद अब आपने कंसल्टेशन करनी है विद एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स। एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, कैन बी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इस एक्टिविटीज की वजह से या तो नुकसान पहुंच सकता है या फायदा पहुंच सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टेक होल्डर्स वो होंगे जो कि उस एक्टिविटी की वजह से असरअंदाज हो सकते हैं।
वो स्टेक होल्डर्स डोनर्स भी हो सकते हैं, वो स्टेक होल्डर्स बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं। बेनिफिशरीज कौन से लोग, जिनके लिए वो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि वो एक्टिविटी की जाएगी, बेनिफिशरीज वो लोग होंगे जिनके लिए वो काम किया जा रहा है। तो स्टेक होल्डर्स क्या है कि आपने उनके साथ कंसल्ट करना है, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के बाद आपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है, सिंस दे आर द वंस मोस्टली मूव्ड बाय द, वो लोग होते हैं जो कि इससे असरअंदाज हो रहे होते हैं, और ये ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली मूव्ड बाय द पॉलिसीज, और ये फिर पॉलिसीज को आगे फर्दर मूव करेंगे। इन आइडियल सर्कमस्टेंसेस स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिसी मेकर्स सिट टुगेदर and discuss about the potential implication of financial policy. Ideal circumstances बता रहे हैं कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर हमने कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है, ये जो हम फाइनेंशियल पॉलिसी बना रहे हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उस फाइनेंशियल पॉलिसी के क्या असरात होंगे। तो इसमें क्या है कि आफ्टर योर ड्राफ्टिंग योर पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी को आपने ड्राफ्ट कर लिया, पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के बाद नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स कंसल्टिंग द एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स, कि आप स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट कर रहे होते हैं। नाउ अब आपने स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर लिया, फिर उसके बाद व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर फाइनलाइजिंग एंड, या फाइनलाइज कर रहे होते हो और आप अप्रूव कर रहे होते हो पॉलिसी को, ठीक है। क्योंकि जब आपने स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन की थी ना, तब आपको पता चल गया था कि क्या चीज मतलब कोई ठीक नहीं है, कोई खराब है, या पता नहीं हमें इस पॉलिसी का फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज एंड अप्रूव आवर पॉलिसी, वी आर चेंजिंग आवर पॉलिसी, ठीक है। अप्रूव करने के स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बाद, स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी पॉलिसी को फाइनलाइज करते हैं और अपनी पॉलिसी को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। मैनेजमेंट कमेटी क्या कर रही होती है, डिस्कस करती है उस पॉलिसी के तमाम एस्पेक्ट्स को, ठीक है। ताकि हम क्यों डिस्कस करती है, ताकि जो पॉलिसी है वो फायदेमंद हो और प्रोडक्टिव हो, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को और उसके मकासद को हासिल कर सकें। फाइनलाइजिंग अप्रूविंग पॉलिसी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कंसिडरिंग अदर प्रोसीजर्स और मेयर्स, ठीक है। अब हम उसके साथ साथ दूसरे मेयर्स को भी देखते हैं, हम उसके साथ साथ दूसरे प्रोसीजर्स को भी देखते हैं। वो प्रोसीजर्स, वो स्टेप्स जो कि उस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, फाइनलाइज करने के बाद हमने दूसरे कुछ प्रोसीजर्स भी देखने होते हैं, या हम ये कह सकते हैं, हम कुछ ऐसे मेयर्स भी देख सकते हैं कि जो कि ज़रूरी होते हैं अगर हमने उस फाइनेंशियल पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दीज प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर कंसिडरिंग द नीड फॉर क्लियर गाइडेंस टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी, ठीक है, कि पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, कौन से मेयर ले सकते हैं और कौन से प्रोसीजर्स ले सकते हैं, तो वो हमने फिर क्या करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो एट द प्रोसीजर रिलेटेड डिसीजन, ठीक है, which will further affect the implementation of the policies are taken at this stage. इस स्टेज पे क्या होता है कि you are going to take procedure related decisions, कि अब आपने पॉलिसी अगर बनाई थी तो उस पॉलिसी से रिलेटेड आपने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है, कौन से स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी पॉलिसीज को फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। Next is that you are going to implement your policy. Policy communicated with the target audience. जो target audience होती है, जो main उस financial policy के साथ link होती है, उसको आप पॉलिसी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब आपने जब पॉलिसी बना ली तो फिर आप क्या करोगे कि उस स्टाफ को और वॉलेंटियर्स को फिर गाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि ये जो पॉलिसी ऊपर 7 स्टेप्स में हमने डेवलप की है, तो हाउ वी आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट पॉलिसी,
ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या करते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है, पॉलिसी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि स्टाफ ने उस पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट करवाना है। हमने बना ली पॉलिसी, अब हमने वो पॉलिसी क्या कर दी, हमने आगे स्टाफ तक पहुंचा दी, हमने वॉलंटियर्स तक पहुंचा दी कि ये पॉलिसी अब ऐसी है। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पॉलिसी को अमल कैसे करना है, तो उसकी ट्रेनिंग और गाइडेंस फिर स्टाफ को दी जाएगी और वॉलंटियर्स को दी जाएगी। जो मल्टीनेशनल एनजीओज होती हैं ऑफन कंडक्ट कॉन्फ्रेंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देयर फाइनेंशियल पॉलिसी। जो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रही होती हैं, तो वो बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती हैं। और उन कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या होता है, ताकि वो उन मेन कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों को अवेयर करें अबाउट देयर फाइनेंशियल पॉलिसीज, राइट। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, एंड नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दैट दे आर गोइंग टू मॉनिटर एंड रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, मॉनिटरिंग कब की जाएगी, जब वो फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो चल रही है, वो जब इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, उसको चेक किया जाएगा कि पॉलिसी कैसे चल रही है, आइदर वो जो हमने बनाई थी वो प्रॉपरली उसी तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही, और उसको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि अगर इसमें कोई लूप होल्स हैं, अगर उसमें कोई रुकावटें हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दे विल अमेंड द पॉलिसी। ठीक है, वो पॉलिसी को फिर अमेंड करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर डेवलपिंग फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ एन एनजीओ। कि आप नीड को असेस करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, अब पॉलिसी का रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, रफ यू कैन से कि वर्क बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाने के बाद उस पॉलिसी को दिखाएंगे स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो स्टेक होल्डर्स उस पे कमेंट्स करें, अपना बताएं कि आइदर वो ये जो पॉलिसी है ये प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर फाइनलाइज किया जाएगा, जब फाइनलाइज कर लिया तो फाइनलाइज करने के बाद यू विल आइडेंटिफाई कि इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कौन से डिसीजंस लिए जाएं ताकि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। फिर स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के बाद, यू कैन से कि प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने के बाद, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट फाइनली यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। अब इम्प्लीमेंट करने का मतलब नहीं है कि अब बस काम खत्म हो गया। इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि उसको मॉनिटर किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, ताकि हमारे इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई मसाइल आ रहे हो तो उन मसाइल को हम ख़त्म कर सकें, उनको यू कैन से कि ताकि हम उस पॉलिसी को फिर अमेंड कर सकें, उस पॉलिसी के अंदर हम तब्दीली ला सकें, ताकि वो पॉलिसी प्रॉपरली फिर इम्प्लीमेंट हो सके।